नमस्कार दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो जरूर देखी होगी सेक्शन 38 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। तो मैं अब आगे इस सेक्शन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा एग्जांपल्स के साथ, केस लॉज के साथ, कि किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है, किस तरीके से कोर्ट इनकम्पिटेंट हो सकती है, पार्टीज में कौन कौन आएंगे। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, एक नजर हम डाल लेते हैं जल्दी से, सेक्शन 38 क्या कहती है। एनी पार्टी टू सूट और अदर प्रोसीडिंग्स। तो कौन कौन होंगे इस पार्टी में, आज इस पॉइंट पर भी मैं चर्चा करूंगा। शो का मतलब क्या है, क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्या so that any judgment, order or decree which is relevant under section 34, 35 and 36 and which has been proved by the adverse party, वो पार्टी, दूसरी पार्टी can show that the judgment or decree or order was delivered by a court not competent. कौन होती है कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट? was obtained by fraud. फ्रॉड की डेफिनेशन क्या होती है, कब कहेंगे फ्रॉड से लिया गया और कब कहेंगे कोल्यूजन से कोई जजमेंट ऑर्डर डिग्री प्राप्त किया गया है। तो मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा वन बाय वन कि इनके इंग्रेडिएंट और उनका मीनिंग हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एनी पार्टी टू सूट और अदर प्रोसीडिंग्स मे सो दैट, कि कोई भी सूट है या कोई भी अदर प्रोसीडिंग है। तो दोनों वर्ड यूज हुए, सूट एंड अदर प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये सेक्शन दोनों टाइप के केसेस के लिए एप्लीकेबल होती है, चाहे वो सिविल केस हो और चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो, दोनों में एप्लीकेबल होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि यहां पर यह कहा गया है कि जो पार्टी ऐसी है जिसके अगेंस्ट किसी जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री को प्रूव कर दिया गया है सबसीक्वेंट सूट में, दूसरे सूट में, तो उस पार्टी के पास क्या रेमेडी है। तो वो तीन रेमेडी है कि वो प्रूव कर सकती है कि इनकम्पिटेंट कोर्ट का जजमेंट, ऑर्डर, डिग्री है। प्रूव कर सकती है कि जजमेंट, ऑर्डर, डिग्री फ्रॉड से प्राप्त किए गए हैं, धोखा देकर प्राप्त किए गए कोर्ट पर, या कोल्यूजन, दोनों पार्टीज ने, जो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों ने कोल्यूजन करके ये ऑब्टेन किया है। तो इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि वो जो जजमेंट और ऑर्डर और डिग्री है वो विशिएट हो गई, ऐसा नहीं लिखा है। बस इतना कर दिया है कि तीन फैक्ट्स को फर्दर रेलेवेंट बना दिया है, फर्दर रेलेवेंट बना दिया है तीन फैक्ट। जैसे ही ये जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री रेलेवेंट हुए, इट मींस तीन फर्दर पॉइंट और हैं वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे। अदरवाइज ये तीन पॉइंट रेलेवेंट नहीं होंगे अगर वो जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री रेलेवेंट नहीं होते हैं। जिस तरीके से एक्सपर्ट ओपिनियन के मामले में होता है कि अगर एक बार एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलेवेंट हो गई है, देन वो फैक्ट जिनके आधार पर ऐसी ओपिनियन बनाई गई, वो ग्राउंड्स, वो फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? पहले एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलेवेंट होगी, तब फर्दर और फैक्ट हैं वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से सेक्शन 38 बात करती है कि एक बार जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री रेलेवेंट हो गए हैं, देन फर्दर तीन बातें हैं ये भी रेलेवेंट हो जाएंगी। और फर्दर तीन बातें हैं कि कोर्ट की इनकम्पिटेंसी आप दिखा दीजिए तो वो रेलेवेंट हो गई। बता दीजिए कि ये जो डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट लिए गए बाय प्लेइंग फ्रॉड अपॉन द कोर्ट, किसी भी पार्टी ने फ्रॉड प्ले किया था, या फिर आप बता दीजिए जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑब्टेन्ड बाय कोल्यूजन। ये तीन पॉइंट हैं, ये तीन भी रेलेवेंट हो जाएंगे। और रेलेवेंट हो जाने का अगेन यही मतलब है कि आप इन्हीं तीन बातों के बारे में एविडेंस दे सकते हैं। और जैसे ही एविडेंस देंगे तो अब वो जो जजमेंट और ऑर्डर और वो डिक्री है वो लाइक अ नलिटी हो जाएगा, नन एस्ट हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। बल्कि बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा नहीं है, तो कई कोर्ट्स का ये भी कहना है कि ऐसा भी कहना चाहिए कि कोर्ट उसको इग्नोर कर दें, अब दूसरे एविडेंसेस पर ध्यान लगाएंगे। तो ये बात थी कि विशिएट नहीं लिखा वहां पर इररेलेवेंट नहीं बना रहे हैं, बल्कि तीन फर्दर बातों को इररेलेवेंट बना रहे हैं। इफ पार्टी सक्सीड्स इन शोइंग वन ऑफ द थ्री ग्राउंड्स, देन कोर्ट क्या करेंगे कि उस जजमेंट को इग्नोर कर देंगे, जैसे ही तीन में से कोई भी एक ग्राउंड उन्होंने प्रूव कर पाई कोई पार्टी। तो अब बात करते हैं एनी पार्टी में क्या मतलब है। एनी पार्टी मींस एनी पार्टी वेदर इट वाज पार्टी इन अर्लियर सूट और प्रोसीडिंग्स और नॉट। जो जिस पहले सूट और प्रोसीडिंग में जजमेंट लिया गया, जिसको हम सबसीक्वेंट सूट और प्रोसीडिंग में रेलेवेंट बनाने जा रहे हैं, तो दोनों पार्टियों में
दोनों सूट्स में पार्टी सेम थी या नहीं थी। यानी जो पार्टी इनकम्पिटेंस का कोर्ट की इनकम्पिटेंसी का एविडेंस देने जा रही है, फ्रॉड प्ले किया है इस बात का एविडेंस देने जा रही है, कल्यूजन करके ये जजमेंट ऑर्डर डिक्री प्राप्त की इसका एविडेंस देने जा रही है, जो पार्टी ऐसा एविडेंस देने जा रही है वो प्रीवियस सूट में पार्टी थी या नहीं थी, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है। यही बात यहाँ पर एनी पार्टी की वजह से ऐसा कहा जा रहा है। एनी पार्टी मीन्स कोई भी पार्टी क्यों ना हो। पार्टीज टू रेज ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट। अभी देखिए यहां पर बात आ रही है कि आप कोर्ट की इनकम्पिटेंसी के बारे में क्वेश्चन कर सकते हो, उसके बारे में एविडेंस दे सकते हो कि जो पहला जजमेंट आया है वो ऐसी कोर्ट ने दिया है कि वो कंपिटेंट नहीं थी इस जजमेंट को देने के लिए। कहां की बात कर रहे हैं? सेक्शन 38 की। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है दोस्तों। कंपिटेंसी को पहले हम समझ लेते हैं कि कंपिटेंसी का क्या मतलब। कंपिटेंसी का मतलब है कि वो कोर्ट जिसने ऐसा जजमेंट दिया है उसके पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन थी, भौगोलिक अधिकारिता थी, स्थानीय अधिकारिता थी। यानी मामला दिल्ली का है तो ऐसा ना हो कि मुंबई की कोर्ट ने जजमेंट दे दिया हो। तो क्वेश्चन उठाया जा सकता है सब्सिक्वेंट सूट में कि ये तो ऐसी कोर्ट का जजमेंट है जिसके पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। अर्थात अगर विदाउट टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन किसी कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, इट मींस वो इनकम्पिटेंट कोर्ट थी। बट यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आने वाली है और बड़ा कंफ्यूज भी करेगी, और फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ी सी अटेंशन आप लोगों की चाहिए। तो पहली बात कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन था। नंबर 2 पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन था। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है आर्थिक अधिकारिता, कि इतने रुपए के मैटर्स तक ये कोर्ट सुनवाई कर सकती है। अगर उससे ज्यादा रुपए के मैटर का मामला सुन लिया है कोर्ट ने तो कहेंगे इनकम्पिटेंट कोर्ट ने ऑर्डर डिक्री या जजमेंट कर दिया है। दूसरी बात, तीसरी बात, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर एनडीपीएस कोर्ट का मामला है तो एनडीपीएस कोर्ट की डेजिग्नेटेड कोर्ट है। एंटी करप्शन का मामला है तो डेजिग्नेटेड कोर्ट है कि उसी ने सुना हो। तो जब सब्जेक्ट मैटर का मामला हो तो देखना है आपको कि क्या उसी कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर है और डिक्री है, जो सब्जेक्ट मैटर वो कोर्ट सुन सकती थी उसी कोर्ट का है क्या। इंसॉल्वेंसी की बात आती है तो क्या वो उसी पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने सुना है क्या। तो अगर ऐसा नहीं सुना, किसी और ने सुन लिया है, तो भी कहेंगे वो इनकम्पिटेंट कोर्ट ने ऐसा केस सुन लिया है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात अब आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। मैं एक सेक्शन है, सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी 1908। अभी पीछे जो मैंने बातें बताई उनको ध्यान में रखना। सेक्शन 38 बी ऐसे कहती है कि इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के बारे में आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। कहां? सेक्शन 38 बी ऐसे। लेकिन इनकम्पिटेंसी के बारे में वो तीन बातें आपको याद रखनी है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, इनके बारे में भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। कौन कहता है? सेक्शन 38। लेकिन सेक्शन 21 क्या कहता है बीएस सीपीसी? क्योंकि देखिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये तो सिविल मामलों पर और क्रिमिनल मामलों पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। तो जहां सिविल मामलों का भी लॉ है वो इसके साथ कहीं कन्फ्रंटेड नहीं होना चाहिए, कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए सेक्शन 21 कहता है नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। व्हाट इज प्लेस ऑफ सुइंग? दैट इज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, कि किस स्थान पर ये सूट सुना जा सकता है, दैट इज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। और सेक्शन 21 कहती है कि इसके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। कहां नहीं किया जा सकता? रिविजनल कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में आप जो इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कि ये पर्टिकुलर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में केस का डिसीजन नहीं हुआ है। कब तक नहीं उठा सकते? अनलेस इट वाज अर्ज्ड इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। जिस
कोर्ट के अंदर सबसे पहली बार ये मैटर जहां सुना जा रहा था, उस कोर्ट के सामने पार्टीज ने ये क्वेश्चन जब तक उठा नहीं दिया होगा ऑलरेडी, इट मींस ये कहा जा रहा है कि आपको जब पहली अपॉर्चुनिटी मिले प्लेस ऑफ सुइंग के रिगार्डिंग, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग, अगर आपको लग रहा है कि कोई कोर्ट इनकम्पिटेंट है और फिर भी मामला वहां पर सुना जा रहा है, आपकी नॉलेज में ऐसा आ गया, तो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी जब आपके पास हो तभी आप इस क्वेश्चन को कोर्ट के सामने उठा दीजिए कि साहब आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इस मैटर को मत सुनो और रिकॉर्ड पर ले आइए आप इस बात को। क्यों? क्योंकि मान लो कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी और उन्होंने अपना ट्रायल कर दिया पूरा और डिसीजन दे दिया, डिग्री दे दी, डिग्री पास कर दी, तो अब आप जब रिवीजन में अपीलेट कोर्ट में जाएंगे, जब आप इसी क्वेश्चन को उठाएंगे तो ये सेक्शन 21 पिक्चर में आ जाएगी सीपीसी की और वो कहेगी कि क्या आपने यही बात अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी जब आपके पास थी तब आपने उठाई क्या? फर्स्ट इंस्टेंस जो कोर्ट थी उसके सामने, तब आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने उठाई थी और पर्टिकुलर ऑर्डर में ये बात लिखी हुई है, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से मैं ये बात बता रहा हूं। अगर आपने ऐसा नहीं किया देन सेक्शन 21 कहती है कि अब आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं रिविजनल कोर्ट में या अपीलेट कोर्ट में। अर्थात आपको सबसे पहले भैया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो आप पहली ही कोर्ट जहां पर बेसिक ट्रायल चल रहा है, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट है जहां पर इश्यूज सेटल हो रहे हैं, उस कोर्ट में आप ये मामला उठा दीजिए। अदरवाइज सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी आपको रोक देगी, ये बातें आगे नहीं उठानी दी जाएंगी। तो क्या ये सबसेक्शन 1 बताई मैंने 21 की, तो देखिए यहां पर क्या बात हुई है, केवल और केवल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की। तो क्या पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में मामला रिविजनल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट में उठाया जा सकता है? नहीं। सबसेक्शन 2 लेटर ऑन स्टेज पर ऐड की गई 1976 में सीपीसी में। सबसेक्शन 2 में कहा बिल्कुल उसी तरीके से कि पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के मामले में भी सेम हाल है कि आपको एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर आपको ये बात उठानी है और आपके पास मौका था कि आप फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में ये पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात, आर्थिक अधिकारिता वाली बात आप उस कोर्ट के सामने उठा सकते थे, लेकिन आपने नहीं उठाई, तो सेक्शन 21 सिविल मामलों में आपको रोक देगी कि अब आप अपीलेट कोर्ट में, रिविजनल कोर्ट में ये बात नहीं उठा सकते। इसलिए आपको थोड़ा चौकन्ना रहना है और जब मौका लगे तभी आपने ये बात उठा देनी है अगर आपको फ्यूचर में इसका फायदा लेना है। देखिए दो बातें लिखी हैं इसमें, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन जब मैंने इनकम्पिटेंसी की बात करी पीछे तो एक तीसरी बात और बताई थी, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। तो इसके मामले में क्या कहती है ये सेक्शन 21 सीपीसी? क्या इस मामले को उठाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल उठाया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 21 सीपीसी इस सब्जेक्ट मैटर वाली ज्यूरिसडिक्शन पर बार नहीं। अगर आपने मैटर नहीं उठाया फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में के सब्जेक्ट मैटर के आधार पर आपकी जनाब ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आप मत सुनो इसको और आप सीधा रिविजनल अपीलेट कोर्ट में उठाते हैं तो चल जाएगा, सेक्शन 21 सीपीसी बार नहीं लगाएगी। तो ध्यान देना कि अभी सेक्शन 38 में क्या बताया जा रहा था कि आप ज्यूरिसडिक्शन की बात उठा सकते हो, इनकम्पिटेंट कोर्ट की बात उठा सकते हो, सेक्शन 38 बीएसए। लेकिन सेक्शन 21 सीपीसी क्या कहती है? नहीं उठा सकते अनलेस कि आपको अर्लीस्ट स्टेज पे आपने नहीं उठाया हो। मान लो अर्लीस्ट स्टेज पे ये क्वेश्चन नहीं उठाया गया तो फिर सेक्शन 21 सीपीसी और 38 बीएसए में क्या कंट्राडिक्शन नहीं है? एक कहती है कि हाँ इस जजमेंट को नलिटी बनाने के लिए आप इनकम्पिटेंसी की बात सेकंड सूट में कर सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ सेक्शन 21 रोकती है। तो डिफरेंस क्या है? कितना डिफरेंस है, कितना ओवरलैप करता है और किस तरीके से फिर इसकी इंटरप्रिटेशन की जाए जिससे कि प्रॉपर लॉ का इंप्लीमेंटेशन हो सके। तो पहली बात तो देखिए सेक्शन 21 सीपीसी बात करती है केवल और केवल रिविजनल एंड अपीलेट कोर्ट की। ध्यान देना, रिविजनल एंड अपीलेट कोर्ट की, यानी जहां डिसीजन हुआ है उससे कोई सुपीरियर कोर्ट की बात कर रहा है। लेकिन सेक्शन 38 बात करती है कि पहले सूट और फिर दूसरे सूट, यानी सेम लेवल पर भी दोनों केस हो सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, सेक्शन 21 ने केवल और केवल दो टाइप की ज्यूरिसडिक्शंस को रोका है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी तीसरे टाइप की ज्यूरिसडिक्शन, तीसरे टाइप से इनकम्पिटेंसी को नहीं रोका है। इट मींस थर्ड
38 बीएसए में आप सब्जेक्ट मैटर वाली बात को उठा सकते हैं। अभी भी इस जिन बातों पर रोका है इन पर भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, जब दो प्रोविजंस एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हो जाए एक ही लॉ में या अलग अलग लॉ में, तो हार्मोनियस रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन अप्लाई करने के बाद इंटरप्रिटेशन की जाती है और ऐसा मीनिंग निकाला जाता है कि दोनों प्रोविजन अप्लाई हो सके, उसको कहते हैं हार्मोनियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो अभी मैं बात करूंगा उसकी। तो ये बात समझ में आ गई कि सेक्शन 21 किसको रोकती है और 31 कितने पर एप्लीकेबल होती है। अब यहां पर जो बात रह गई थी कि टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन में भी कितने पोर्शन को रोकती है सेक्शन 21। व्हाट अबाउट द पार्टी हु वाज पार्टी इन प्रीवियस सूट, जो पहले सूट में भी पार्टी थी और अब दूसरे सूट में भी पार्टी है, जिसके पास पहले भी मौका था ज्यूरिसडिक्शन की बात उठाने का, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, बट नहीं उठाई, और वही पार्टी अब सेकंड सूट में भी है। तो उसके लिए देखिए हार्मोनियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आप अप्लाई करेंगे तो ये कहा गया कि पार्टीज टू अर्लियर सूट कैन नॉट टेक प्ली ऑफ इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट with respect to territorial or pecuniary jurisdiction, but others can do under section 38। सेक्शन 38 और 21 का जो कंट्राडिक्शन आ रहा था उसको छोटा करते 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 कहां तक ले आए, केवल और केवल उन पार्टीज तक जो पार्टीज पहले सूट में भी थी और दूसरे सूट में भी। ये कहा है कि आपको जो रोक लगाई गई सेक्शन 21 की वो केवल उतने पर ही एप्लीकेबल होगी, कितनी बात कि एक तो सेम पार्टी और दूसरा टेरिटोरियल एंड पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, केवल इन तीन बातों को ही सेक्शन 21 रोकेगी 38 में, अदरवाइज और कुछ नहीं। ये हुआ हार्मोनियस रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के मामले में क्या होगा। देखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के मामले में तो चाहे वो पार्टी पहले थी या नहीं थी, दोनों ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 21 ने इसको बिल्कुल नहीं रोका है। सेक्शन 21 सीपीसी ने केवल दो ही बातों को रोका है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एंड पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। तो हाँ, और एक बात, एक और डिफरेंस है कि सेक्शन 21 में यह कहा गया कि रोका जा रहा है कि आप प्लेस ऑफ सुइंग के मामले में ऑब्जेक्शन जब तक नहीं उठा सकते जब तक आपने अर्लियर स्टेज पर ना उठाया, बट उसमें भी एक विंडो दे दी। ये कहा है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा, देन कोर्ट, रिविजनल कोर्ट एंड अपीलेट कोर्ट में भी परमिशन दे सकती है कि आप टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन का मामला वहां पर उठा लेना। अब क्वेश्चन आता है कि मान लो दो पार्टी है, मामला किसी इनकम्पिटेंट कोर्ट जो ज्यूरिसडिक्शन नहीं रखती थी टेरिटोरियल या पेक्यूनियरी या सब्जेक्ट मैटर, उसमें मामला पहुंच गया। अब दोनों पार्टी एग्री भी है तो चलो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मामले को चलने दो। तो क्या कंसेंट ऑफ पार्टीज वेव ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, दोनों पार्टी अगर सहमत हो जाती हैं तो क्या ये ज्यूरिसडिक्शन के मामले को वेव ऑफ कर सकती है? नहीं कर सकती है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस प्रवीण डी देसाई का केस है 2015 6 SCC 4112। इसमें कहा कि इफ नो पार्टी हैज रेज्ड ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, किसी भी पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग, then the court has power to determine its own jurisdiction। कोर्ट को फिर भी अपनी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करने की पूरी पावर है, इवन उसको अपनी ज्यूरिसडिक्शन देखनी चाहिए और अपनी ज्यूरिसडिक्शन में रहते हुए भी काम करना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये कहें कि इन अ केस वेयर द कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन, अगर किसी मामले में कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो इट कैन नॉट कन्फर अपॉन इट बाय कंसेंट और वेवर ऑफ द पार्टी। अगर ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट का नहीं है तो ये नहीं कर सकते कि दोनों पार्टीज की कंसेंट है, जी चलो ज्यूरिसडिक्शन आ गई कोर्ट के पास,
या दोनों पार्टीज ने अपना वेव कर दिया इस जुरिडिक्शन के मामले को, तो कोर्ट के पास जुरिडिक्शन आ गई। ऐसा नहीं हो सकता है। बस क्वेश्चन वही है, कोर्ट्स को देखना है कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस तो नहीं हो रहा है कहीं। मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है तो अगर पहले नहीं भी उठा पाए, देन उनको मौका नेक्स्ट टाइम पे दे दिया जाएगा। बस इतना ही है कि कोई मिस कैरेज ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है और अर्लियर स्टेज पे ये दोनों बातें नहीं उठाई गई हैं जुरिडिक्शन की, देन सेक्शन 21 मना करता है, आप उनको नहीं उठा सकते। देखिए अब बात करते हैं फ्रॉड। उसमें वर्ड यूज हुए थे कि अगर डिक्री जजमेंट ऑर्डर अगर फ्रॉड से ऑब्टेन किए गए हैं तो भी ये एक रेलेवेंट पॉइंट होगा कि इसके रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हो कोर्ट में। देखिए एक जस्टिस हैं चीफ जस्टिस डी ग्रे, इन्होंने कहा था फ्रॉड विसिएट्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो कोर्ट ऑफ जस्टिस की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं अगर उनमें कहीं फ्रॉड हो गया है तो वो प्रोसीडिंग्स को ही विशिएट कर देता है, उनको दूषित कर देता है। फ्रॉड इतनी बड़ी खतरनाक बात है। इसके लिए देखिए मैक्सिम आप ये मैक्सिम नोट कर लें। एक है फ्रॉस ओमनियो विसिएट। फ्रॉस का मतलब फ्रॉड, ओमनियो का मतलब एवरीथिंग, विसिएट का मतलब दूषित कर देते हैं, विसिएट कर देते हैं, तो इट मींस फ्रॉड विसिएट्स एवरीथिंग। ये इस मैक्सिम पर ये डी ग्रे साहब ने कहा था कि फ्रॉड विसिएट्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब फ्रॉड को अगर आपको पढ़ना है तो सेक्शन 17 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको पढ़नी पड़ेगी। यहां पर फ्रॉड की मीनिंग देने की कोशिश करिए। मैंने केवल उतना पोर्शन लिखा है जितने से हमें फ्रॉड का मीनिंग समझ आ जाए। वहां पर कुछ और भी बात लिखी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मामले में देखेंगे। तो फ्रॉड डिफाइंड, ये हेडिंग है सेक्शन 17 का और उसमें लिखा है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, नीचे 4 एक्ट लिखे थे लेकिन 4 एक्ट में से हमारे काम पे 2 एक्ट, तो उन्होंने कहा इन दोनों एक्ट्स में से अगर कुछ भी होगा तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो क्या है वो पहला मामला? द सजेशंस एज ए फैक्ट दैट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। किसी ऐसे व्यक्ति ने, कुछ मैं अगर साधारण शब्दों में आपको इसे समझाऊं कि कोई फैक्ट किसी पार्टी ने कोर्ट के सामने रखा, कोई तथ्य कोर्ट के सामने किसी पार्टी ने रखा। अब कोर्ट उस पार्टी को विश्वास है कि ये ट्रू नहीं है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, कि पार्टी को विश्वास है कि ये ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। मैंने ये नहीं बोला है या इन्होंने लिखने वालों ने ये नहीं बोला है कि पार्टी को विश्वास है कि ये असत्य है, ये फॉल्स है। नो, उन्होंने बोला है कि पार्टी को ऐसा विश्वास है कि ये ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, ट्रू के आसपास रख रहे हैं, फॉल्स की तरफ नहीं ले जा रहे। देन अगर उस पार्टी को ऐसा विश्वास है कि ये ट्रू नहीं है लेकिन फिर भी कोर्ट में इस फैक्ट को रख रही है कि इस तरीके से रख रही है कि कोर्ट इसको ट्रू मान ले, तो जैसे ही उसने ऐसा सजेशन दिया किसी फैक्ट का, इट मींस उसने कोर्ट पर फ्रॉड प्ले कर दिया। और अगर कोर्ट इन बातों को ठीक मान लेती है और अपना डिसीजन दे देती है तो कहा जाएगा कि यहां जो डिक्री प्राप्त हुई, ऑर्डर और जजमेंट हुआ, वो फ्रॉड से लिया गया। एक मैक्सिम है, आप याद कर लीजिए, सजेसियो फाल्सी। सजेसियो फाल्सी, तो ये जो पहला पॉइंट है फ्रॉड का, ये सजेसियो फाल्सी से है, यानी सजेशन ऑफ फाल्सहुड, सजेशन ऑफ फाल्सहुड, झूठ कहीं ना कहीं। देखिए फाल्सहुड यहां आया है उससे हमने लिया, लेकिन जब लैंग्वेज में लिखा है तो ट्रू के आसपास रहने की कोशिश करिए। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, एक्टिव कंसीलमेंट, सक्रिय रूप से कुछ ना कुछ उसने छिपा लिया, पार्टी कंसील कर लिया, सप्रेस कर लिया, ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। एक पार्टी को बिलीफ है, विश्वास है, या उसको ज्ञान है इस बात का कि हाँ इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, लेकिन उस फैक्ट को छिपा लिया, कंसील कर लिया, सप्रेस कर लिया, दबा दिया, कोर्ट के सामने नहीं आने दिया, एक्टिवली किया ऐसा, देन भी कहेंगे कि उसने फ्रॉड कर दिया है। देखिए ये फ्रॉड की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से यहां सीख लीजिए, क्योंकि यही फ्रॉड आपको सिविल में भी काम आएगा, यही फ्रॉड
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी काम आएगा। यही फ्रॉड आपको भारतीय न्याय संहिता में भी जब आप चीटिंग पढ़ेंगे तब काम आएगा। तो फ्रॉड को आज ही समझ लीजिए। तो साधारण शब्दों में मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति जानता है कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं ये सत्य नहीं है। इट मींस नॉलेज। फ्रॉड के लिए क्या चाहिए? नॉलेज ऑफ दैट पर्सन। वो जानता है कि मैं जो कहने जा रहा हूं सत्य नहीं है। इवन देन वो इस तरीके से इस फैक्ट को रख रहा है कि वो बताना चाहता है कि सामने वाला इसको सत्य मान ले। इट मींस क्या हो गया? फ्रॉड। नॉलेज प्लस सजेशन ऑफ एनी फैक्ट। और नॉलेज किस बात की? दैट फैक्ट, सजेस्टेड फैक्ट इज नॉट ट्रू। ये हुई पहली डेफिनेशन फ्रॉड की। अब दूसरी डेफिनेशन कि अगर किसी फैक्ट की जानकारी थी, फैक्ट के एग्जिस्टेंस की जानकारी थी, देखिए वहां पर क्या है? वहां पर है कि कोई फैक्ट, अब मैं दूसरे शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं पहले बारे में, समझाने के इरादे से, जिससे कि दोनों एंगल कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। पहले वाले मामले में जहां पर सजेशन दे रहा है नॉट ट्रू फैक्ट का, इट मींस कोई जानता है कि वो ऐसे फैक्ट की एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसे तथ्य का अस्तित्व नहीं है, फिर भी वो सजेशन दे रहा है कि अस्तित्व मान लिया जाए। लेकिन दूसरे मैटर में जानता है कि अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है किसी फैक्ट का, इवन देन उसको कंसील कर रहा है, उसे छिपा रहा है। यानी नेगेटिव सेंस में भी फ्रॉड हो रहा है और पॉजिटिव सेंस में भी फ्रॉड। तो दोनों कैटेगरी को शामिल किया गया और दोनों कैटेगरी से मान लिया जाएगा कि अब उस व्यक्ति ने फ्रॉड कर दिया है। अगर इस तरीके से किसी व्यक्ति ने कोई जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ले लिया था और उसको फिर सेक्शन 34, 35, 36 में रिलेवेंट बनाते हुए प्रूव कर दिया है किसी दूसरे सब्सिक्वेंट सूट में, देन दूसरी पार्टी के पास मौका है कि वो प्रूव कर दे कि इसने किसी फैक्ट को जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं थी उसको आपको बताया कोर्ट को, या फिर जिस फैक्ट की एग्जिस्टेंस थी उसको कंसील किया, उस तरीके से जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री प्राप्त की। देन अगर कोर्ट को लगा कि हाँ ये बात ठीक है, तो फिर कोर्ट पहले वाले जजमेंट को न्यूलिटी की तरफ ले जाएगी, शून्यता की तरफ ले जाएगी। नन एस्ट, NONEST, नन एस्ट मान लेगी, शून्य मान लेगी, इग्नोर कर देगी और आगे बढ़ जाएगी, उस पर रिलाय नहीं करेगी। तो पहला जो फ्रॉड था जहां पर पॉजिटिव सेंस में कुछ करके फ्रॉड कर रहा था, एग्जिस्टेंस बताकर नॉन एग्जिस्टेंस वाले फैक्ट की, वो था सजेसियो फाल्सी। लेकिन जहां पर नेगेटिव सेंस में फ्रॉड हो रहा है कि एग्जिस्टेंस को छिपा रहा है, कंसील कर रहा है, उसको बोलते हैं सप्रेसियो वेरी। उसके लिए क्या है? सप्रेशन, सप्रेसियो वेरी, इट मीन सप्रेशन ऑफ ट्रुथ। तो ये दो तरीके से फ्रॉड की डेफिनेशन होती है। तो आपने जब वर्ड पढ़े होंगे कि ये जो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर थे, ये पार्टी ने ऑब्टेन किए थे फ्रॉड से या कोल्यूजन से। तो ये जो ऑब्टेन वर्ड है ना दोस्तों, ये कुछ रिफ्लेक्ट करता है। क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऑब्टेन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने आप नहीं आ गया वो जजमेंट, ये पार्टी की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रही है उस फ्रॉड में या कोल्यूजन में। तो पार्टी कौन कौन हो सकती है? सिविल के मामले में, क्रिमिनल के मामले में तो खुद वो पार्टी होगी, स्वयं पार्टी हुई जिसने फ्रॉड किया है। और फ्रॉड सिविल के मामले में तो ये जो फ्रॉड है ये खुद पार्टी भी कर सकती है, उसके प्रीवीज भी कर सकते हैं, प्रीवीज बोले जिनका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट होते हैं, या विटनेस के थ्रू भी कर सकते हैं। बट एक क्वेश्चन आता है परजरी के मामले में। कहा जाता है कि क्या परजरी को भी फ्रॉड की डेफिनेशन में लाया जा सकता है? परजरी का मतलब है कि झूठी गवाही, झूठा साक्ष्य कोर्ट के सामने देना। क्या इसको परजरी जो बोलते हैं, क्या इसको फ्रॉड की डेफिनेशन में लाया जा सकता है? तो बटा हुआ मत है, डाइवर्जेंट व्यूज हैं, और मेजोरिटी ये कहती है कि इसको फ्रॉड की डेफिनेशन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही फ्रॉड की डेफिनेशन में आएगा
तो सेक्शन 38 ओपन है। सेक्शन 21 और 38 का एक और डिफरेंस देखिए। सेक्शन 21 सीपीसी में केवल और केवल ज्यूरिसडिक्शन के मामले पर रोक लगाई है, लेकिन सेक्शन 38 में फ्रॉड एंड कल्यूजन की भी बात हुई है, जो सेक्शन 21 में नहीं है। इट मींस ओपन है कि फ्रॉड की बात तो कभी भी उठाई जा सकती है। और मेजॉरिटी व्यू ये कहती है, जो अपने जस्टिस हैं और ज्यूरिस्ट्स हैं, कि अगर पर्जरी के मामले में भी परमिशन दे दी जाए कि इसको फ्रॉड मानकर सेक्शन 38 में आप किसी भी स्टेज पर इसको न्यूलिटी कर लेना, तो फिर ये ना जो रेस ज्यूडिकेटा वाला पोर्शन है कि हमें एंड करना है, जो स्टेट की जो इंटरेस्ट होता है कि लिटिगेशन एंड होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा और लिटिगेशन फिर कभी एंड नहीं होगा। इसलिए व्यू ऐसा है कि पर्जरी को फ्रॉड की डेफिनेशन में नहीं माना जाना चाहिए। अब एक जजमेंट है, एग्जांपल के थ्रू मैं दिखाता हूं कि फ्रॉड किस तरीके से हो रहा है। चंगलवर्या नायडू वर्सेस जगन्नाथ, AIR 1994 SC 853 एक केस है। नाम याद रखने के नाते में जो यहां पर अपीलेंट हैं इनको मिस्टर नायडू बोलूंगा, और जो डिफेंडेंट है वो जगन्नाथ है। तो यहां थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं कि पार्टीज कौन कौन है, तभी इशू अच्छे से समझ आएगा। एक पर्सन है चुनीलाल। इन चुनीलाल का क्लर्क है जगन्नाथ। ध्यान देना, चुनीलाल मेन पर्सन है, इनका क्लर्क है जगन्नाथ। इन चुनीलाल ने एक डिक्री ले ली, एक डिक्री ऑब्टेन कर ली नायडू के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट एक डिक्री ले ली, और इस डिक्री के आधार पर अब नायडू की प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया गया। और नायडू की प्रॉपर्टी को जब ऑक्शन किया गया तो जगन्नाथ जो क्लर्क था इसका, चुनीलाल का, इस जगन्नाथ ने ही उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया ऑन बिहाफ ऑफ चुनीलाल। प्रॉपर्टी किसकी थी? नायडू की। परचेज किसने करी? जगन्नाथ ने। किसके बिहाफ पर करी? चुनीलाल के बिहाफ पर करी। और ये परचेज करने के बाद उसके बाद चुनीलाल के फेवर में जगन्नाथ ने एक रिलीज डीड भी कर दी। रिलीज डीड का मतलब अपना राइट छोड़ दिया कि भाई मैंने नहीं खरीदी है ये प्रॉपर्टी, आपकी है, आप। ऐसी एक रिलीज डीड किसने कर दी? जगन्नाथ ने इन फेवर ऑफ चुनीलाल कर दी, क्योंकि चुनीलाल इसका क्लर्क था, थोड़ा सा रिलेशन का ध्यान रखना। अब जगन्नाथ ने क्या किया, जैसे ही चुनीलाल के फेवर में ये रिलीज डीड की, उसके बाद ये जो मिस्टर नायडू हैं, जो यहां पर अपीलेंट हैं इस केस, इन्होंने जो डिक्रिटल अमाउंट था वो फुल एंड फाइनल पेमेंट चुनीलाल को दे दी। फुल एंड फाइनल पेमेंट चुनीलाल को दे दी, तो प्रॉपर्टी तो वापस आनी चाहिए थी इनके पास। इसी दौरान जगन्नाथ ने क्या किया कि ये जो रिलीज डीड कर दी थी उसने इसको कंसील कर दिया। सप्रेसियो क्वेरी, सप्रेशन ऑफ ट्रुथ, कि एक रिलीज डीड एग्जिस्ट करती है, ऐसे फैक्ट को कंसील किया और एक सूट डाल दिया। सूट डाला पार्टीशन का, और ये कहते हो कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये तो मैंने अपने बिहाफ पे खरीदी थी, ये तो मैंने अपने बिहाफ पे खरीदी थी, तो इसका पार्टीशन कर दिया जाए। लोअर कोर्ट में ऐसा एक सूट डाल दिया पार्टीशन के लिए। और यहां पर कौन सा फ्रॉड अप्लाई हो रहा है? सप्रेसियो क्वेरी, यानी फ्रॉड कंसीलमेंट के थ्रू हो रहा है। अब इसके आधार पर लोअर कोर्ट से प्रिलिमिनरी डिक्री भी जगन्नाथ ने ले ली। अब इसको जो मिस्टर नायडू हैं उन्होंने चैलेंज किया। मिस्टर नायडू ने जब चैलेंज किया तो इनकी बात को लोअर कोर्ट ने मान लिया, नायडू की बात को। नायडू के फेवर में लोअर कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। देन फिर जगन्नाथ चला गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का जो जजमेंट नायडू के फेवर में आ गया था, अब वो जगन्नाथ के फेवर में कर दिया। क्यों, क्या कहते हुए कर दिया? इन्होंने कहा कि नायडू की ड्यूटी बनती है कि अगर वो ये फ्रॉड, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है, फ्रॉड की बात कर रहा है, तो वो रिलीज डीड जो एग्जिस्टेंस में है उसको प्रोड्यूस करना चाहिए था। नायडू को ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहिए था, जो उसने प्रोड्यूस नहीं किया। इसलिए
जगन्नाथ के फेवर में वापस से फिर प्रिलिमिनरी डिग्री को रिस्टोर कर दिया। लेकिन ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस मैटर को सेट असाइड कर दिया। अगर बातें कुछ स्लिप हो रही हो माइंड से तो रिपीट करके देख लेना। सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर लिया और देखिए क्या वर्ड्स यूज किए, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। नॉन प्रोडक्शन एंड इवन नॉन मेंशनिंग ऑफ द रिलीज डीड एट ट्रायल इज tantamount टू प्लेइंग फ्रॉड ऑन द। उन्होंने ये कहा है कि भैया जिस पार्टी की ड्यूटी थी कि उसे पता है कि रिलीज डीड एग्जिस्ट करती है तो उसकी ड्यूटी थी कि वो इस रिलीज डीड को कोर्ट के सामने पेश करता या फिर कम से कम लिखता अपने पिटीशन में, प्लेंट में। लेकिन ऐसा नहीं करना, इट इज अमाउंट टू प्लेइंग फ्रॉड ऑन कोर्ट। और फिर ऐसी जजमेंट और ऐसी डिक्री जो इस तरीके के फ्रॉड से ली गई हो, अब वो डिग्री बाय फर्स्ट कोर्ट हो या फिर हाईएस्ट कोर्ट हो, हैज टू बी ट्रीटेड एज nullity by every court whether superior or inferior। इट मींस किसी भी कोर्ट में फ्रॉड प्ले किया हो और फिर जजमेंट और डिग्री दे ली गई है तो ऐसी डिग्री या ऐसा जजमेंट हर कोर्ट के लिए, चाहे वो सुपीरियर कोर्ट है चाहे इंफीरियर कोर्ट है, तो हर कोर्ट के लिए नलिटी मानी जाएगी, जीरो मानी जाएगी, नन एस्ट मानी जाएगी। ये बात कहते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फिर से नायडू के फेवर में डिसीजन दे दिया और ये कहा कि अगर ये रिकॉर्ड पर आ गया, क्योंकि देखिए वर्ड यूज हुए थे वहां पर शो, मैंने बोला था पहले शो वर्ड यूज हुआ है। भाई जो पार्टी फ्रॉड को प्रेस करना चाह रही है, कल्यूजन को क्रॉस करना चाह रही है, उसे केवल शो करना है, प्रूव नहीं करना। डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी के पोजीशन में, भाई कैसे उसको ले आएगी? ओरिजिनल तो आ ही नहीं सकता, कुछ और ही एविडेंस दे सकते हैं। उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो देख लीजिए मेरी। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये था कि ये इस तरीके से अगर फ्रॉड से कोई जजमेंट या डिक्री ली गई या ऑर्डर लिया गया तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये रहा फ्रॉड। अब बात करते हैं कि अगर ये डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट कल्यूजन से, मिली भगत से, दोनों पार्टी की मिली भगत से अगर ले लिया है तो फिर कब कहेंगे कि ये मिली भगत है और उसका क्या असर होगा? कल्यूजन का मीनिंग है दोस्तों, मिली भगत का मीनिंग है अ डिसीटफुल एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट है जिसके बैकग्राउंड में धोखा छिपा है। इट मींस जिसका आधार ही धोखा है, ऐसा एक एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, जब एग्रीमेंट की बात आती है तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही टू और मोर पर्सन्स हो जाते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं। और ये ऐसे एग्रीमेंट से क्या क्या एग्रीमेंट है ये? टू डू सम एक्ट। दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, वो कुछ ना कुछ एक कार्य करने के लिए हुआ, इन ऑर्डर टू प्रेजुडिस अनदर पार्टी, थर्ड पार्टी। वो कहते हैं कि भैया हम ऐसा ऐसा कर लेते हैं, इससे हम किसी जो दूसरी पार्टी है उसको ये नुकसान पहुंचा देंगे, उसे हम प्रेजुडिस कर देंगे, उसके कुछ राइट्स को हम कर्टेल कर देंगे। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने डिसीटफुल एग्रीमेंट किया और पर्पज क्या था? टू प्रेजुडिस थर्ड पार्टी, या फिर अगर प्रेजुडिस टू थर्ड पार्टी नहीं है तो फॉर सम इम्प्रॉपर पर्पज। वो एग्रीमेंट के पीछे का ग्राउंड है वो इम्प्रॉपर पर्पज के लिए है। एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन जुडिशियल डिसीजन फॉर सिनिस्टर पर्पज। एक कोई जुडिशियल डिसीजन ले लिया जाए, उनका पर्पज ये है एग्रीमेंट करने के बाद, मींस कल्यूजन की जहां बात आएगी तो एटलीस्ट एक तो दो लोग होंगे और दोनों का कहीं ना कहीं एग्रीमेंट होगा और पर्पज होगा कि एक जुडिशियल डिसीजन ले लिया जाए और उसके पीछे एक और गंदा पर्पज होगा, किसी को नुकसान पहुंचाने का पर्पज होगा। नुकसान नहीं पहुंचाना है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक इलीगल पर्पज है कोई ना कोई। किस तरीके से है वो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट होता है। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पास मैक्सिमम सपोज कितनी लैंड हो सकती है। अगर इससे ज्यादा है तो फिर वो सरकार के पास चली जाएगी।
तो मान लो एक व्यक्ति है, अचानक से ये एक्ट फोर्स में आया, एक व्यक्ति है ए और इसके पास कुछ एक्सेस लैंड है, जितनी इस अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट में मिनिमम बताया, मैक्सिमम बताया कि इतनी लैंड किसी के पास हो सकती है, उससे एक्सेस लैंड है ए के पास। अब ये ए इस लैंड को ऐसे ही तो नहीं जाने देगा, पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि इसको बचा लिया जाए। तो इसने क्या किया, एक बी के साथ एग्रीमेंट कर लिया। ए एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद बी, लेकिन क्योंकि देखिए ये लैंड अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया था, अभी तक एग्रीमेंट नहीं था, तो नेचुरली अब तो एंटीडेटेड एग्रीमेंट होगा बी के साथ, यानी पिछली डेट में दिखा रहा है कि हाँ हमने एग्रीमेंट कर लिया था, जबकि एक्चुअल में ऐसा एग्रीमेंट नहीं था। इसीलिए इसको एंटीडेटेड एग्रीमेंट कहा जाता है, जो पहले किया गया था। और क्या किया इस एग्रीमेंट में, इस एग्रीमेंट में यह दिखाया कि ए ने अपनी वो जो एक्सेस लैंड थी जितनी भी, वो बी को बेचने का एग्रीमेंट कर लिया है। और इस एग्रीमेंट में ये भी दिखाया कि बी ने इस परचेज के लिए कुछ अर्नेस्ट मनी भी दे दी, एडवांस मनी भी ए को पे कर दी। अब ध्यान देना कि एक्चुअल में पे नहीं की थी, एक्चुअल में कोई एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन एग्रीमेंट बनाया गया एंटीडेटेड और उसमें ऐसा लिख दिया गया। अब इसके आधार पर एक जुडिशियल डिसीजन लेना है अपने फेवर में। सिनिस्टर पर्पस है इस एग्रीमेंट के पीछे का, ए और बी ने एग्रीमेंट किया है, कोल्यूजन कर रहे हैं। अब ये बी क्या करता है, सूट फाइल कर देता है कोर्ट में, किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट। और क्या कहता है अपने सूट में कि जी देखिए ए ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया है अपनी लैंड को बेचने का, लेकिन अब ये मेरे फेवर में सेल डीड नहीं कर रहा है, जबकि इसने मेरे से एडवांस पेमेंट अर्नेस्ट मनी भी ले रखी है। बी ने ऐसा सूट ए के अगेंस्ट कोर्ट में डाल दिया। अब जब ये बी कोर्ट में पहुंचता है और ए भी कोर्ट में बुलाया गया, तो ए से पूछा ही जाता है कि भाई अब अपना जवाब दे दीजिए कि किस बात को आप डिनाई कर रहे हैं, किस एलिगेशन को, किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ए ने क्या किया कि सारे के सारे एलिगेशंस को एडमिट कर लिया, सारे के सारे एलिगेशंस को एडमिट कर लिया। Admitted fact means not to be proved, सेक्शन 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अब प्रूव करने के लिए ही ट्रायल चलाया जाता है, और प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इट मींस ट्रायल की जरूरत नहीं है। अब ट्रायल की जरूरत नहीं है तो एक डिक्री आ गई फेवर में बी के, जुडिशियल डिसीजन आ गया। किस लिए किया गया ये सब, क्या किया गया, दो लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, जबकि एक्चुअल में ऐसा कभी था ही नहीं, ना कोई अर्नेस्ट मनी दी गई, ना कोई एग्रीमेंट था। कोर्ट में जाकर उसने एडमिट भी कर लिया सीधे सीधे। अब क्या हुआ इससे कि ए की वो जो एक्चुअल में जमीन चली जानी थी ए के पास से, अभी वो बी के पास है। अब मर्जी है, कभी भी बी को, बी से लेकर उसको यूज करेगा, बी उसका नौकर हो सकता है, बी कोई छोटा आदमी हो सकता है, बी कुछ और हो सकता है, जिससे कि इन्फ्लुएंस ए का ही रहेगा। तो ये क्या किया, ये कल्यूजन करने के बाद डिक्री ऑब्टेन की है। अब इस डिक्री को मान लो सब्सिक्वेंट सूट में रेलेवेंट बनाना चाहता है अब ए। अब यहां पर सी कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि देखिए कौन कौन एविडेंस दे सकता है, एनी पार्टी में थर्ड पार्टी भी कोई एविडेंस दे सकती है कि ये तो कल्यूजन से लिया गया है, तो फ्रॉड से लिया गया है, तो इसकी एविडेंस दे सकता है। जाकर देखिए कि केवल और केवल डिक्री ली गई है कोर्ट से, बी ने केवल नाम मात्र का रजिस्टर्ड ओनर बनाएंगे, एक्चुअल पोजेशन आज भी ए का ही है, यूज आज भी ए ही करता है। तो इस तरीके से अगर तीसरी पार्टी ने कोर्ट में दे दिया कि ये डिक्री तो कल्यूजन से लिया, तो इट मींस नल एंड वॉइड मान ली जाएगी, न्यूलिटी मान ली जाएगी, शून्य मान ली जाएगी, नन टेस्ट मान ली जाएगी दूसरे सूट में, इररिलेवेंट नहीं होगी। कुल मिलाकर क्या कहना चाह रहे हैं कि किस पर्पस से ऐसा किया गया था, फॉर द पर्पस ऑफ डिफीटिंग प्रोविजंस ऑफ द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट। एक और एग्जांपल दे देता हूं लास्ट, कि एक सत्या नाम की लेडी है, एक तेजा सिंह नाम का व्यक्ति है, 1995 में इन दोनों की मैरिज हो जाती है। 4 साल, ये जलंधर का मामला है,
पंजाब का। 4 साल तक ये तेजा सिंह इंडिया में रहता है, दोनों साथ-साथ रहते हैं, तो एक बच्चा भी हो जाता है। अब 4 साल के बाद 1959 में ये तेजा सिंह जाता है यूएस अपनी हायर एजुकेशन के लिए, डॉक्टरेट के लिए। वहां अपनी डॉक्टरेट करता है, फिर वहीं पे जॉब लग जाती है किसी यूनिवर्सिटी में। अब ये जो सत्या है, इसकी वाइफ इंतजार करती है, आएगा 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 आएगा, नहीं। जब नहीं आया और इसको विश्वास हो गया कि अब ये बिल्कुल नहीं आएगा, देन इस सत्या ने यहाँ इंडिया में ये केस डाला मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का केस डाला तो उस समय सीआरपीसी हुआ करती थी 1898 सीआरपीसी, और इसकी सेक्शन हुआ करती थी 488, जो अब आगे आकर बनी थी 125 सीआरपीसी 1973 वाली, और अब बन गई है 144 बीएनएसएस। तो मेंटेनेंस के लिए जब यहां पर उसने सूट डाला, तो यहां पर तेजा सिंह भी पार्टी था। तेजा सिंह अपने काउंसिल के थ्रू अपीयर हुआ, और क्या बोला उसने यहां आकर कि देखिए जी, ये तो मेरी वाइफ ही नहीं है, मैंने तो इसके खिलाफ डाइवोर्स ले रखा है। उसने दिखाया निवेदा, निवेदा नाम की एक जगह यूएसए में, और उसने कहा कि यहां की कोर्ट में मैंने डाइवोर्स फाइल किया था, और इसको मौका दिया गया कि ये वहां पर प्रेजेंट करे अपने आप को, अपना पक्ष रखे, लेकिन ये रिप्रेजेंट नहीं किया इसने। तब इसने रिप्रेजेंट नहीं किया तो मेरे फेवर में डिक्री हो गई, और मेरी तरफ से तो अब उस डिक्री के आधार पर तो मेरा इसके साथ डाइवोर्स हो चुका है, और अगर डाइवोर्स हो चुका है तो मैं इसके लिए, इसको मेंटेन करने के लिए बाध्य नहीं हूं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? माने सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा, कुछ एविडेंसेस इनके सामने आई, तो इन्होंने कहा कि देखिए, यहां जो तेजा सिंह है ना, इसने वहां यूएसए में कहा कि वो यहां का, निवेदा का परमानेंट रेजिडेंट है, जबकि वो सूट डालने से पहले भी कभी कभी स्टे किया होगा, रेजिडेंट तो कभी था ही, और ना ही उसकी कभी इंटेंशन थी लाइफ टाइम यहां पर फॉर एवर, हमेशा के लिए रहने के लिए। बट फिर भी यहां जाकर सूट उसने ऐसे डिक्लेरेशन के साथ डाला कि यहां का वो परमानेंट रेजिडेंट है और यहीं पर रहना चाहता है। इसके आधार पर इसने यहां डिग्री ले ली डाइवोर्स की। इवन डाइवोर्स की डिग्री होने के इमीडिएट बाद उसने निविदा छोड़ दिया। तो इनके आधार पर माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो तेजा सिंह है, इन्होंने इस कोर्ट पर फ्रॉड प्ले किया है, फ्रॉड प्ले किया है। ये फ्रॉड का एग्जाम्पल, और इस फ्रॉड के आधार पर जो डिग्री ली गई थी फॉरेन कोर्ट में, वो भी न्यूलिटी हो जाएगी, वो भी शून्य हो जाएगी, उसको हम नहीं माने, और तुमको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी अपनी वाइफ। थोड़ी ज्यादा चतुराई दिखा रहे थे तेजा सिंह, लेकिन पकड़े। आप लोग भी इस तरीके से पकड़ सकते हैं। तो ये थी डिटेल सेक्शन 38। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सचमुच में कुछ सीखने को मिला है तो 2-4 कमेंट जरूर कर दिया करो यार दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है, उम्मीद मुझे बढ़ जाती है कि हाँ, आप कुछ सीख रहे हैं, तो मैं और मेहनत करता हूँ। तो जो लोग नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं या देखते रहते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन। ऐसी ही वीडियोस और मिलेंगी आप दोस्तों। ये सब चैप्टर जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रेलेवेंट पूरा हो गया है। अब शुरू होगा ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स। थोड़ा ध्यान से सुनना इस सब चैप्टर के नाम, थोड़ी सी अटेंशन। अगर आप यहां तक देखिए आपने ये वीडियो, इट मींस यू आर सिंसियर वन। तो थोड़ी सी अटेंशन, ध्यान से सुनना। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स व्हेन रेलेवेंट। इस सेंटेंस को सुन के आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है? ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स, थर्ड पर्सन्स, इट मींस क्या ओपिनियन ऑफ फर्स्ट पर्सन भी होती है? ओपिनियन ऑफ सेकंड पर्सन भी होती है क्या? बताऊंगा।
तब तक आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।